हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस विद राजा सर पे। बच्चों, पिछली वीडियो को आपने पूरा वॉच करा और बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू। आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। क्लास 12th एनालिसिस की जो हिस्ट्री है बच्चों, उसका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है गुप्त वंश तथा उनके उत्तराधिकारी। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के पहले बच्चों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, साथ में आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा प्यार आपने पिछली वीडियो में दिया था वैसा ही प्यार फिर से दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? पहले बच्चों, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, 321 ईसा पूर्व में करी थी। वैसे गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। इसका संबंध संभवतः वैश्य जाति से था। जो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और इनका संबंध वैश्य जाति से था। मगध तथा प्रयाग के वासी थे। जो श्रीगुप्त थे ये मगध या प्रयाग के वासी थे। तो मगध क्या है प्यारे बच्चों? मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो जनपद है वो मगध था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश के वास्तविक शासक कौन था? गुप्त वंश का देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने करी। ठीक है, ये वे कौन सी जाति से थे? वैश्य जाति से थे। पर गुप्त वंश के वास्तविक शासक कौन थे जिन्होंने गुप्त वंश को मजबूत करा, फैलाने का कार्य किया? तो पहले बच्चों, गुप्त वंश के जो वास्तविक शासक माने जाते हैं वो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। ये वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है मौर्य साम्राज्य वाले जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। ये बच्चों गुप्त वंश के चंद्रगुप्त है। ठीक है, उसके राज्यरोहण के साथ ही जब चंद्रगुप्त राज्यरोहण मतलब गद्दी पे बैठा था, गुप्त साम्राज्य का शासन विधिवत मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ, और समस्त अभिलेखों में उसी का उल्लेख मिलता है। जितने भी गुप्त वंश से जुड़े हुए अभिलेख हैं उसमें चंद्रगुप्त का जिक्र मिलता है प्रतापी राजा के रूप में। गुप्त वंश के सबसे सॉरी बच्चों, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने। सबसे प्रतापी राजा कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसी दो अनुकूल परिस्थितियां बताएं जिन्होंने गुप्त वंश के प्रसार में सहायता करी। प्यारे बच्चों, गुप्त वंश को फैलाने में, गुप्त वंश को मजबूत करने में ऐसे कौन सी दो परिस्थितियां थी जिनके कारण गुप्त वंश फैला? तो बच्चों, पहला जो था वो था उपजाऊ भूमि। जो गुप्त वंश था जहां पर था वो उपजाऊ भूमि थी। और दूसरा लोहा अयस्क। लोहा अयस्क से क्या बनता है बच्चों? हथियार। युद्ध में हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, विपक्षियों को हराने के लिए हथियार चाहिए होता है। और ये दोनों चीजें, उपजाऊ भूमि जो पेट भरता है राज्य का और जितने भी प्रजा है, और लोहा अयस्क हथियार दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें स्पेशल ताकत देता है। ये दो चीजें ऐसी थी गुप्त वंश के पास जिन्होंने गुप्त वंश को प्रसार फैलाने में मदद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुप्त संवत। बच्चों, संवत का मतलब क्या होता है? संवत का मतलब था कैलेंडर। गुप्त संवत किस शासक ने चलाया और यह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो प्यारे बच्चों, गुप्त संवत जो था चंद्रगुप्त ने चलाया। गुप्त वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे कौन थे? चंद्रगुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त ने करी। और कब भाई? चंद्रगुप्त ने 320 ईस्वी में यह गुप्त संवत चलाने का कार्य किया था। तो प्यारे बच्चों, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छे से समझ आ रही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोग जो इतने छोटे से YouTube चैनल को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और आपके लिए हम मेहनत भी तो इतना करते हैं, तो इसके लिए पहले तो धन्यवाद। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किस प्रकार के सिक्के गुप्त काल के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं? कौन से सिक्के, कैसे सिक्के हमें गुप्त वंश के बारे में बताते हैं? तो बच्चों,
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और उनके अधिकारियों ने बहुत से सोने के सिक्के, बच्चों शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त वंश के राजाओं ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं, जिनसे हमें गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनके माध्यम से हमें गुप्त शासकों के नामों के बारे में पता चलता है कि गुप्त राजाओं के क्या क्या नाम थे, उन्होंने क्या क्या उपाधियां ले रखी थी, और उस समय की कला और आर्थिक अवस्था के बारे में भी पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के टाइम पे जो कला थी बहुत ही उन्नत थी, और जो उस समय की आर्थिक स्थिति, भाई सोने के सिक्के चला रहे तो जाहिर सी बात है पैसा बहुत था, धन दौलत के मामले में कम नहीं थे गुप्त साम्राज्य के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिच्छवी के साथ हुए वैवाहिक संबंधों में चंद्रगुप्त ने किस प्रकार की सहायता? देखो, लिच्छवी राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त का जो वैवाहिक संबंध होता है, इससे गुप्त साम्राज्य को क्या सहायता मिली? तो पहले बच्चों, लिच्छवी के साथ हुए वैवाहिक संबंधों ने चंद्रगुप्त के को वैधता प्रदान करी, प्रतिष्ठा मिली और शक्ति अर्जित करने में सहायता प्रदान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समुद्रगुप्त, प्यारे बच्चों गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन हमें किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर ध्यान से बिल्कुल अच्छे से सुनना है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इनके बारे में एक स्तंभ, स्तंभ मतलब खंबे पर खोद खोद के लिखा गया। किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और ये कहां पे लिखा गया था? इलाहाबाद में। इसीलिए उस खंबे का नाम पड़ गया इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। और क्योंकि इसमें राजा के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी, तो उसे प्रयाग प्रशस्ति के भी नाम से जानते हैं। तो पहले बच्चों, प्रशस्ति क्या होती है? तो प्रशस्ति राजा की तारीफ में लिखी गई कविताओं को प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी। किस राजा के लिए लिखी थी? समुद्रगुप्त के बारे में लिखी थी। और समुद्रगुप्त कौन से वंश से था? गुप्त वंश से था। तो समुद्रगुप्त की सफलताओं का वर्णन हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। यह समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने में हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण के रूप में कार्य में लाया जाता है। तो क्या प्यारे बच्चों समझ आ रही होगी चीजें? धन्यवाद प्यारे बच्चों, वीडियो में आप लोग बने रहते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो में कुछ ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं, कुछ बच्चों का था कि सर आप ज्यादा तेज बोलते हैं, ज्यादा जल्दी बोलते, तो बताइएगा, थोड़ा चेंज करेंगे तरीके को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समुद्रगुप्त के काल की मुद्राओं की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? गुप्त वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे समुद्रगुप्त, उनके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल में जो मुद्राएं थी उसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि मुद्राओं के ऊपर जो चित्र था समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। तो कई बार बच्चों क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस राजा को सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त को दिखाया गया। पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जो बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। समुद्रगुप्त का पुत्र था ये, और जो अपने पिता के पश्चात उत्तराधिकार घोषित हुआ। समुद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी बच्चों? विक्रमादित्य। क्या ली थी? विक्रमादित्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हरिसेन कौन था? अभी मैंने बताया था समुद्रगुप्त का कवि था हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। उसने समुद्रगुप्त की समस्त उपलब्धियों को लिपिबद्ध मतलब लिखने का काम किया। और किसमें लिखा था बच्चों? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में लिखने का कार्य किया। समझ आ गया प्यारे बच्चों? तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती कौन थी? तो प्यारे बच्चों प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त की पुत्री थी। और प्रभावती की गुप्त की शादी दक्कन के राजकुमार वाकाटक परिवार में हुआ था। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक वंश के शासक के साथ हुआ था। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12, फाहियान
देखो, हमारे देश के अंदर बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म जब फेमस हुआ तो वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, अन्य देशों में भी पहुंचा। तो चीन से समय समय पर बहुत सारे यात्री भारत के अंदर, ना केवल चीन, अन्य देशों से भी समय समय पर यात्री लोग आते थे, यात्राएं करते थे बौद्ध धर्म को जानने के लिए, उनकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। तो एक चीनी यात्री था बच्चों, फाहियान। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। उसने किसके शासन काल में भारत में यात्रा करी? तो बच्चों, फाहियान जो था एक चीनी यात्री था, उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य उपाधि ली थी, के शासनकाल में भारत की यात्रा करी थी। और इसकी जो यात्रा वृत्तांत था, यात्रा वृत्तांत क्या होता बच्चों? जैसा आज के टाइम पे कोई कहीं घूमते जाता था, ब्लॉगिंग करता ना, वैसे उस टाइम पे जो कोई व्यक्ति आता था बाहर से तो वो अपने अनुभव को किताब में लिखता था, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो हमें इस यात्रा वृत्तांत से गुप्त साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल के बारे में जानकारी देने वाले 4 अभिलेखों के नाम बताओ। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें 4 अभिलेख कौन कौन से? पहले बच्चों इलाहाबादी स्तंभ अभिलेख जो हरिसेन ने लिखा था, एरन अभिलेख हो गया, मेहरौली का लोहा स्तंभ हो गया। कभी कुतुब मीनार जाओगे, कुतुब मीनार में देखना एक लोहे का स्तंभ लगा रखा है, वो गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। उदयगिरी की गुफाओं का अभिलेख हो गया, ठीक है, उदयगिरी की गुफाओं के बारे में अभी मैं आगे और बताता हूं, आपको चिंता मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना। 14 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजेता के रूप में सबसे महान सफलता क्या थी? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजेता के रूप में सबसे महान सफलता क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे महान सफलता शकों को पराजित करना, ठीक है, और गुजरात सौराष्ट्र को जीतना। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसकी बेटी प्रभावती गुप्त थी, इसकी सबसे बड़ी सफलता शकों को हराना, शक शासकों को हराना और गुजरात सौराष्ट्र को जीतना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध नाटकों के नाम बताइए। तो गुप्त काल के 2 फेमस नाटक कौन कौन से? एक तो कालिदास ने लिखा था, हाँ, विशाखादत्त ने लिखा था, ये 2 फेमस नाटक थे गुप्त काल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हुण वंश। बच्चों हुण वंश का प्रथम शासक कौन था? गुप्त वंश के बाद हुण वंश आता है। हुण वंश के बच्चों प्रथम शासक जो थे तोमरण थे। कौन थे प्यार बच्चों? तोमरण, ठीक है। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया हुण वंश के। क्वेश्चन नंबर 17, हुणों के प्रथम आक्रमण को विफल करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो राजकुमार स्कंदर द्वारा हुणों के आक्रमण को क्या किया गया था प्यारे बच्चों? विफल किया गया, फेल किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश के पतन के पश्चात उदय होने वाले 2 राजवंशों के नाम बताओ। देखो गुप्त वंश खत्म हुआ तो कौन से 2 नए राजवंश आए भारत में? तो गुप्त वंश के बाद एक तो थानेश्वर के पुण्यभूमि, पुष्यभूमि और कन्नौज में मुखरी, ये 2 वंशों का उदय होता है। थानेश्वर कहां पे? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, हर्षवर्धन के सत्तासीन होने के समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? जब हर्षवर्धन कन्नौज का राजा था, कन्नौज को इसने राजधानी बनाई थी। हर्षवर्धन जिस समय सत्ताधीन हुआ था, मतलब गद्दी पे बैठा था, भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। हुणों का आक्रमण हो रहा था एक तरफ तो, ठीक है, भारत में राजनीतिक अशांति थी, अराजकता बहुत चरम पर थी, ठीक है। एक तरफ हुणों का क्या हो रहा था बच्चों? आक्रमण हो रहा था, ठीक है, और अराजकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। समझ आ रही है चीजें? ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, होनी भी चाहिए भाई, बड़ी होगी तभी तो समझ आएगी, है ना। चीजें बड़ी होती है तो खड़ी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष के दरबार की सुप्रसिद्ध राजकवि कौन था और उसने ऐतिहासिक रचना कौन सी करी थी? हर्ष के दरबार का जो राजकवि था कौन था? तो हर्ष के राज जो बाणभट्ट था, और बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था और यह भी संस्कृत भाषा में था। हर्ष के दरबार का कवि, फेमस कवि कौन था? बाणभट्ट था। इसने क्या लिखा था? हर्ष चरित्र लिखा था जो हर्ष के जीवन पर आधारित था प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, मैत्रिक वंश का सर्वाधिक प्रमुख शासक कौन था? तो मैत्रिक वंश का सर्वाधिक प्रमुख शासक
ध्रुवसेन था, ध्रुवसेन द्वितीय था। ध्रुवसेन के विषय में हमें जानने का सबसे जो विश्वसनीय स्रोत है वो हेंगसांग का विवरण है। हेंगसांग कौन था? चीनी यात्री था बच्चों, जैसे फाइयान, हेंगसांग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों? हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित? हर्षवर्धन का राजा था, कन्नौज का राजा था। हर्षवर्धन को किसने हराया? देखो, हर्ष जब राजा बना था ना तब हुल्लू का आक्रमण हो रहा था, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हर्ष की राजधानी क्या थी? तो मैंने आपको बताया था अभी, चिल्ला रहा हूं बार बार, कन्नौज। क्या थी बच्चों? कन्नौज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का ऑफिस देखिए, हर्ष के काल के दो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। हर्ष के काल की दो प्रमुख फेमस ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से थे, जिससे हमें हर्ष के बारे में पता चलता है? चीनी यात्री कौन आया था? हेंगसांग आया था। हर्ष की राजकवि कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित्र नामक ग्रंथ, ठीक है। हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन द्वारा लिखित 3 नाटक। हर्षवर्धन के द्वारा लिखित 3 नाटक। हर्षवर्धन ने उच्च कोटि के नाटक लिखे थे, उसने 3 नाटक कौन से थे? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यहां तक समझ आ रहा है? देखो, बड़ा चैप्टर है तो ज्यादा मेहनत लग रही है, ज्यादा देर तक देखना पड़ रहा है ना, तो देखिए देखिए फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, चलिए। थैंक यू, अभी भी आप देख रहे हैं, थैंक यू। हेंगसांग कौन था और वे भारत का? अरे, हेंगसांग चीनी यात्री था। क्यों आया था भारत? 7वीं शताब्दी में आया था, भारत की यात्रा करी, बुद्ध से संबंधित स्थानों पर जाता है, ठीक है। 15 वर्षों तक ये भारत में रहता है हेंगसांग, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करता है बौद्ध धर्म के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 27, नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में आप क्या जानते हैं? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय, फेमस विश्वविद्यालय था। इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1510 अध्यापक अध्ययन का काम, मतलब पढ़ाने का काम करते थे। यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा मुफ्त में दी जाती थी, फ्री शिक्षा। इतनी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राचीन काल में, बच्चों देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28, चालुक्य साम्राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वातापी थी। क्या थी बच्चों? वातापी या वातामी लिख देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले बच्चों 29 है, पुलकेशिन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिण पथेश्वर, दक्षिणी रास्ते पर नियंत्रण रखने वाला, जीत नहीं सका पुलकेशिन से कोई। क्वेश्चन नंबर 30, पहलव के शासनकाल में कांची का महत्व क्यों था? कांची का महत्व बच्चों पहलव के टाइम पे इसलिए था क्योंकि यह उस समय व्यापारिक तथा व्यवसायिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था कांची, ठीक है। तो पहले बच्चों 30 तक क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका, बस खत्म हो गया। लास्ट के 4-5 क्वेश्चन रह रहे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, उपारिक से क्या तात्पर्य बच्चों? गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था में मुफ्त अथवा राष्ट्र के प्रधान को उपारिक कहा जाता था। जो देश का प्रधान होता था उसे उपारिक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 32, विषय से क्या समझते हैं? तो गुप्त में प्रांत विभिन्न जिलों में, प्रांतों को विभिन्न जिलों में बांटा गया था, जिसे विषय कहते थे। विषय, विषय, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, स्त्री धन से क्या समझते हैं? भाई स्त्री धन क्या होता है? देवी दहेज में जो लेकर आ रही है दहेज। स्त्री धन से अभिप्राय विवाह के समय दुल्हन को जो मिलता है उपहार, गिफ्ट में, उसे स्त्री धन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हाँ भाई दहेज लेना अच्छा है खराब है? बताओ भाई, अच्छा है खराब है? हर्ष के काल में कानून एवं दंड व्यवस्था कैसी थी? तो बाबू हर्ष के काल में जो कानून व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, है। कैसी थी? अच्छी थी, लचीली थी। इसका स्पष्ट प्रमाण यह कि भारत में यात्रा पर आए हेंगसांग को क्या कर लिया गया? लूट लिया गया। हर्ष ने कहा भाई मैं नहीं आऊंगा इधर, यहाँ पे भाई कोई रूल वगैरह है ही नहीं सॉरी। चलो लास्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों के द्वारा धारण की गई उपाधियां। तो गुप्त राजाओं ने महाधिराज, परम भरक, परमेश्वर, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हो गई, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश करते अपन। बच्चों कई बच्चों का कमेंट था सर हमें आपसे प्रॉपर पढ़ना है। तो बच्चों आपको अगर हिस्ट्री की तैयारी करनी है, एग्जाम तक तैयारी करनी है, तो आप एग्जाम तक के लिए 300 रुपए एनरोल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों आपको सबसे पहले
जो आपके एनआईएस की बुक होती है उसे कंप्लीट कराते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बाबू आप बच्चों जो आप यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे तो देख ही सकते हैं, प्लस बैचेस के अंदर हम थोड़ा अच्छे से बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता, फिर भी कोशिश करते हैं अपना 100% दे। ठीक है, पीवाईक्यूज कंप्लीट करवाते हैं, पूरी एक तैयारी करवाते हैं, बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट रहता है आपको? अच्छा, बैच जो जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको टीएमए वगैरह की बिल्कुल फ्री हमारी तरफ से रिटर्न अपलोड कर देना सीधा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो प्यारे बच्चों। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।